Hello students, let's start with the a new topic, that is concept of combinatorial chemistry. So this is the topic related to drug design, that is while designing new drug how combinatorial chemistry is useful, that we will see today. Okay, so what is this concept? So this is the concept, that is the name itself says that combinatorial chemistry मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम केमिस्ट्री में कुछ तो कॉम्बिनेशंस यूज कर रहे हैं, तो देखते हैं कि किसके कैसे कॉम्बिनेशंस यूज कर रहे हैं. तो अब हमको पता है ड्रग डिजाइन करना है, तो कैसे करते हैं हम? we take reactants and then there is formation of product, right? तो अब वो वैसे जैसे हमको अगर पैरासिटामोल ड्रग डिजाइन करना है तो हम रिएक्टेंट्स लेंगे जिससे कि पैरासिटामोल फॉर्म होता है, उसमें कुछ कैटलिस्ट ऐड करेंगे, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पैरासिटामोल, राइट? सो हियर ये जो कंसेप्ट है ये भी यूज होता है इसमें ही, ड्रग डिजाइनिंग में ही, लेकिन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? कॉम्बिनेशंस ऑफ रिएक्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. सो this is the technique by which large number of different but structurally similar molecules are produced rapidly, right? So in this we are making large number of different compounds, but they have some similarity in structure. How, that we will see later. Okay, so this technique uses the same reaction condition with the same reaction vessel. In this we are using the same condition, reaction conditions and same vessel, not that you may be thinking कि यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन यूज करें, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे ड्रग एक साथ फॉर्म करेंगे, तो हम अलग अलग वेसल्स यूज करेंगे, अलग अलग रिएक्शन कंडीशन यूज करेंगे. तो वैसा नहीं है, सेम ही रिएक्शन कंडीशन यूज करेंगे, सेम वेसल यूज करेंगे, लेकिन उसी सेम वेसल से, उसी रिएक्शन कंडीशन से हम अलग अलग नए बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये टेक्निक इन्वेंट हुई थी 1980s और 1990s में. अब इसका कंसेप्ट क्या है? तो इसमें जो है the size of the compound depends on the building blocks used. That is building blocks मतलब जो कि हम reactant यूज कर रहे हैं उस पे प्रोडक्ट का साइज डिपेंडेंट है, राइट? लाइक अगर हम रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं, लाइक 9 रिएक्टेंट्स वी आर यूजिंग, तो उसमें मे बी देयर मे बी फॉर्मेशन ऑफ like 30 or 39 products. Okay, means it depends on the reactants, or typically 100 up to 10,000 compounds we can form at one time, or we can form more than 10,000 also. So here we can see in the diagram, you can see there is formation of 9 different compounds by using various analogs of the 6 compounds. Like here we have taken A, A1, B1, A2, B2, A3, B3. So what we have done here, we have reacted A1 with B1, B2, B3, and there is formation of 3 more new compounds. So in this way, this works. Combinatorial chemistry, in this way it works. Otherwise, normal जो conventional traditional method है उसमें हम क्या करते हैं? A1 plus B1, there will be formation of A1, B1. Okay, मतलब क्या हो रहा है? एट वन टाइम एक ही ड्रग फॉर्म हो रहा है, या दो और दो से ज्यादा फॉर्म हो सकते हैं, मे बी दो फॉर्म हो सकते हैं. ओके, बट इन कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग एनालॉग के साथ उसका रिएक्शन कर रहे हैं. मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A1, A2, A3, B1, B2, B3 ये क्या है? सेम रिएक्शन वेसल में हमने लिया है, इन सेम कंडीशन में लिया है, लेकिन उसी रिएक्शन वेसल में उन्होंने अपने अलग अलग एनालॉग के, पॉसिबल एनालॉग्स के साथ में रिएक्शन करके 9 डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया है. इन दिस वे कॉम्बिनेटरल कंसेप्ट जो है ये ऐसे वर्क करता है. ओके, सो हाउ इट वर्क्स अब हम डिटेल में देखेंगे. पता तो चल गया कि एक साथ बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म होते हैं, तो कैसे फॉर्म होते हैं? तो देयर आर वेरियस फेजेस ऑफ कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री की कैसे फॉर्म होता है. सो देयर इज there are two phases mainly, that is making the library and finding the active कंपाउंड. ओके, मतलब हम क्या कर रहे हैं? लाइब्रेरी का, ड्रग लाइब्रेरी फॉर्म कर रहे हैं. लाइक बुक्स का लाइब्रेरी होता है, उसमें क्या होता है? बुक्स पड़ी होती है सारी, ठीक है. और here what we are doing, we are making the library of drugs, and from that we are finding the active compounds. स्टार्टिंग में हम नहीं सोच रहे हैं
कि हमारा कौन सा एक्टिव कंपाउंड फॉर्म होगा। हमको क्या करना है, लाइब्रेरी, मेकिंग अ लाइब्रेरी ऑफ ड्रग। जैसे कि पहले हमने देखा था वहां पे 9 कंपाउंड्स फॉर्म हुए थे, दैट वन इज द लाइब्रेरी ऑफ ड्रग, वो हमने फॉर्म कर दी। अब उसके बाद में वी विल फाइंड द एक्टिव कंपाउंड, कि इतने सारे 9 मॉलिक्यूल्स हमने फॉर्म किया, अब उसमें से एक्टिव कंपाउंड कौन से है उसका हम टेस्ट करेंगे। फिर लेटर ऑन हम जाएंगे फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। नॉर्मली जब ड्रग डिजाइन होता है तो हम क्या करते हैं, ड्रग का जो है लाइक रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है। फिर प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद में हम उसका क्या करते हैं, प्यूरिटी करते हैं, प्यूरिटी टेस्ट करते हैं, उसको प्योर करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल असेस करते हैं उसके। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले हम फॉर्म कर रहे हैं लाइब्रेरी, फिर उसमें से एक्टिव कंपाउंड ढूंढ रहे हैं, फिर उसके बाद में हम स्क्रीनिंग मिक्सचर फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो अब डिटेल में देखेंगे कि ये फेज हम कैसे यूज करते हैं। So first, there are two types of libraries. First is scaffold-based libraries. Scaffold. Now, what is mean by scaffold? तो यहाँ पे जो हम main libraries, now these are dependent on the main core structure. That is compound जो है हम जो use कर रहे हैं उनका core structure main same रहेगा. Like if you are making any compound or many compounds from combinatorial chemistry, तो हम जो reactant लेंगे उनका core structure same रहेगा. Like benzene ring सारे reactants में रहेंगी. That is the core structure. तो scaffold based libraries, that is यहाँ पे हम scaffolds form कर रहे हैं, and in that scaffold जो building blocks है, building blocks are nothing but reactants. तो reactants का जो main core structure है, like amino acid अगर core structure है तो वो same रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, ring का number या फिर number of carbons, nitrogen वो अलग रहेगा। तो यहाँ पे हमने in this diagram you can see the example of amino acid and amino benzophenone. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, there is only difference in the alkyl group, that is in amino acid it is R3 and in amino benzophenone it is R2 and R4. तो मतलब क्या दिख रहा है हमको यहाँ पे, कि यहाँ पे हमने सिर्फ alkyl group चेंज किया है, बाकी जो core structure है that is similar one. Like हम जो रिएक्टेंट लेते हैं तो सारे रिएक्टेंट का जो कोर स्ट्रक्चर है, लाइक अगर बेंजीन होगा तो वो बेंजीन ही रहेगा, अमीनो एसिड है तो अमीनो एसिड, सिर्फ वहां पे हम क्या कर रहे हैं, अल्किल ग्रुप चेंज कर रहे हैं। समझा? ओके, so that is scaffold based. Now next is backbone based libraries. So here we are using, it is also same कि यहाँ पे भी core structure, that is backbone core structure is same, only there is change in the अल्किल ग्रुप्स, दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो उनका जो कोर स्ट्रक्चर है वो सेम है। लाइक हियर यू कैन सी कि यहाँ पे हमने अमाइनो एसिड्स लिए हैं, तो अमाइनो एसिड्स जो है उनका चेन जो है वो रिएक्शन वो सेम रहेगा, सिर्फ कहाँ पे चेंज आएगा, तो इट इज इन द अल्किल ग्रुप्स। ओके, लाइक अल्किल हैलाइड, तो अगर हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ले रहे हैं अल्किल हैलाइड, तो हमारे अल्किल हैलाइड चेन सेम रहेंगी, सिर्फ चेंज कहाँ पे होगा, लाइक इसमें अल्किल ग्रुप में, लाइक मिथिल हैलाइड, इथिल हैलाइड, उसमें चेंजेस रहेंगे, लेकिन कंपाउंड कौन सा, इट इज अल्किल हैलाइड। तो दैट इज मीन बाय कोर स्ट्रक्चर। ओके, सो फर्दर एग्जांपल्स इन बैकबोन बेस्ड लाइब्रेरीज आर न्यूक्लिक एसिड्स एंड carbohydrates. One backbone chain is there, and in that chain the core structure is same, only the difference is in the alkyl groups. So these are the two types of libraries that we make by using in the combinatorial chemistry, that is scaffold based libraries and backbone based libraries. Okay, now next is the we will see the difference between the conventional chemistry और combinatorial chemistry. So drug design जो हम पहले करते थे तो वो कैसे करते थे, conventionally, that is रिएक्टेंट लिया A प्लस बी और वहां पे फॉर्मेशन हुआ ए बी का, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, सो वन मॉलिक्यूल एट ए टाइम। बट कॉम्बिनेटरल में क्या कर रहे हैं हम, वेरियस, वी आर टेकिंग वेरियस एनालॉग्स एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द मेनी मॉलिक्यूल्स एट वन टाइम। अब इसमें प्रोसेस क्या होती है कन्वेंशनल में, वी आर मेकिंग द मॉलिक्यूल, देन प्यूरिफाइंग इट एंड देन टेस्टिंग इट फॉर द एक्टिव कंपाउंड। ओके, मतलब हम
जो भी हम लाइब्रेरी में फॉर्मेशन करते हैं पैरासिटामोल का, तो आफ्टर फॉर्मेशन हम क्या करते हैं उसका रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब उसका प्यूरिटी टेस्ट करते हैं कि जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है तो उसमें हमने जो भी एडिटिव्स लिए हैं वो एडिटिव्स उसमें ना रहे, पैरासिटामोल प्योर रहे, इसलिए हम उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। आफ्टर रिक्रिस्टलाइजेशन हम पैरासिटामोल का टेस्ट करते हैं, बायोलॉजिकल स्क्रीनिंग करते हैं। कॉम्बिनेटरल में हम क्या करते हैं, we are making the libraries and then testing for the active compound, है ना। पहले कन्वेंशनल में हमारा फिक्स रहता है कि भाई यहाँ पे पैरासिटामोल फॉर्म करना है, लेकिन कॉम्बिनेटरल में वैसा नहीं है। कोर स्ट्रक्चर फिक्स है कि अमाइनो एसिड्स का कुछ तो भी फॉर्म होगा, लेकिन फिक्स नहीं है कि कौन से अमाइनो एसिड फॉर्म होंगे या कौन सा पेप्टाइड चेन फॉर्म होगा। इसलिए हमको टेस्ट करना पड़ेगा फॉर एक्टिव कंपाउंड एंड आफ्टर दैट हम उसका प्यूरिटी टेस्ट करेंगे। So here in this 100 of molecule we can form in a month, and in combinatorial thousands of molecule we can form. It is slower and it is faster in lead generation, that is active compound generation. And in conventional there is high risk of failure, and here in this low risk of failure. तो क्यों ऐसा है कि कन्वेंशनल में आप क्या कर रहे हो, जैसे पैरासिटामोल फॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रोसीजर पता है कि ये रिएक्टेंट लो पैरामिनोफिनॉल, उसमें ये ऐड करो, फिर पैरासिटामोल फॉर्म होगा, ठीक है। अब कॉम्बिनेटरल में आप अगर पैरासिटामोल फॉर्म कर रहे हो तो आप क्या करोगे, पैरासिटामोल फॉर्मेशन के जितने भी अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं वो सारे आप एक साथ ट्राई कर रहे हो। मतलब रिस्क ऑफ फेलियर कहाँ पे रहेगा, इट इज इन कन्वेंशनल, क्योंकि यहाँ पे आप एक ही प्रोसीजर ट्राई कर रहे हो, फेल हुआ तो वही और अगर पास हुआ तो भी वही है। कॉम्बिनेटरल में क्या है, अलग अलग एनालॉग्स है तो उसमें से एक ना एक तो पास होगा ही, है ना। एंड ये दोनों जो टेक्निक है कन्वेंशनल एंड कॉम्बिनेटरल, इसमें सिमिलरिटी क्या है, इट इज द लीड आइडेंटिफिकेशन। लास्ट में जब आप स्क्रीनिंग करते हो तो उसमें जो एक्टिव कंपाउंड है उसका आइडेंटिफिकेशन दोनों के भी टेस्ट सेम होता है, ठीक है। देन कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री विद इन ड्रग डिजाइन, जो ड्रग डिजाइनिंग के जो स्टेप्स है उसमें कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री कहाँ पे आता है। तो ड्रग डिजाइनिंग के स्टेप क्या है, जैसे अपने को कोई ड्रग अगर डिजाइन करना है तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि किस चीज के लिए हम ड्रग डिजाइन कर रहे हैं, लाइक फॉर व्हाट पर्पज यू आर डिजाइनिंग, कि एनाल्जेसिक पर्पज है आपका, एंटीपायरेटिक पर्पज है, या कौन सा एंटी कैंसर ड्रग बनाना है। सो थेरापेटिक टारगेट इज इम्पोर्टेंट, क्या टारगेट है कि मुझे एंटी कैंसर ड्रग बनाना है, ओके। सो दैट इज ए थेरापेटिक टारगेट। नाउ लीड डिस्कवरी, लीड डिस्कवरी मतलब अब हमको एक्टिव कंपाउंड ढूंढना होगा जो विच शोज द एंटी कैंसर एक्टिविटी। हमने अगर एक्टिव कंपाउंड ढूंढ लिया लेकिन हमको वो ड्रग डिजाइन करना है, दैट इज सपोज कोई अमाइनो एसिड है, अगर वो एंटी कैंसर ड्रग एज एन एंटी कैंसर एक्टिविटी दिखाता है, लेकिन उसका कौन सा एनालॉग है, कौन सा एक्टिव कंपाउंड है जो ये एक्टिविटी अच्छे से दिखाएगा, तो दैट इज द लीड डिस्कवरी। एंड लीड ऑप्टिमाइजेशन इज, वहां पे हम क्या करते हैं कि अमाइनो एसिड से अगर फॉर्म कर रहे हैं तो उसके अलग अलग फॉर्मूलेज निकालते हैं। मीन्स अगर कोई फॉर्मूला निकाला हुआ है हमने कि यहाँ पे हम कोई दो अमीनो एसिड रिएक्ट करके अगर कुछ फॉर्म करना है तो उसमें हम उसके अलग अलग एनालॉग्स लेते हैं, दैट इज नथिंग बट द लीड ऑप्टिमाइजेशन। दैट इज कि अगर 1 ग्राम अलग अलग टाइप, एक बार हम यूज करेंगे 1 ग्राम अमीनो एसिड विथ 1 ग्राम 1 ml इथेनॉल, एक बार यूज करेंगे 0.5 विथ 1 ml, फिर एक बार 1 ml, मतलब ऐसे वी आर चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, चेंज कर करके देखेंगे कि कैसे हमारा कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल बनता है। सो इन बिटवीन द लीड डिस्कवरी एंड लीड ऑप्टिमाइजेशन कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री कैन इम्पैक्ट। मतलब जहाँ पे हम लीड डिस्कवरी करते हैं तो वहाँ पे कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री बहुत यूजफुल है। लाइक सपोज हम अमीनो एसिड और इथेनॉल ले रहे हैं तो अमीनो एसिड इथेनॉल को अगर हम कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री के वे से अगर हम बनाए तो हमको वो सब ऑप्टिमाइजेशन के फॉर्मूलीज बनाने की जरूरत नहीं है कि टेक 1 ml this and then 1 mg of अमाइनो एसिड्स, ऐसे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री में हम वो यूज कर सकते हैं तो वो प्रोसीजर हमारी फास्ट हो जाएगी। देन डेवलपमेंट कैंडिडेट एंड देन ड्रग, ओके। वहाँ पे हम प्रोसीजर डेवलप करेंगे फिर हमारे ड्रग का फॉर्मेशन होगा। तो मेन थिंग क्या है, लीड डिस्कवरी एंड लीड ऑप्टिमाइजेशन
इसी चीज में सबसे ज्यादा टाइम जाता है। तो अगर हम यहाँ पे ही कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री यूज कर ले तो हमारा प्रोसीजर क्या होगा, फास्ट होगा। Okay, the next is combinatorial chemistry and medicinal chemistry. As you know, you prepare or make many compounds in combinatorial chemistry. So what you do, find a target, then you find the lead as like drug design. Same. मेडिसिनल केमिस्ट्री हम टारगेट देखेंगे, फिर लीड ड्रग की कौन सा ड्रग है जो दिखा सकता है, ठीक है। देन आइसोलेट एक्टिव स्ट्रक्चर, तो लीड ड्रग हम डिजाइन करते हैं तो वहां पे हम कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री का यूज कर सकते हैं। एज वी नो कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री में हम अलग अलग एनालॉग्स एट वन टाइम ले सकते हैं। तो ड्यूरिंग फाइंडिंग लीड कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री बहुत यूजफुल हो सकता है हमारे लिए। देन आफ्टर दैट टू आइसोलेट एक्टिव स्ट्रक्चर, एक्टिव स्ट्रक्चर उसका आइसोलेट करेंगे हम कि ये कंपाउंड मिथिल कंपाउंड है और हाइड्रोक्सिल कंपाउंड है, तो इसमें से ये कंपाउंड ये एक्टिविटी दिखा रहा है। Then after that we identify the structure and after that structure activity relationship. That is पहले हमने एक्टिव स्ट्रक्चर देखा, फिर स्ट्रक्चर के बाद में स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके फिर डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल ग्रुप एंड वेरियस अल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट, हमने क्या किया, उसका एक्टिविटी और स्ट्रक्चर का रिलेशनशिप देखा। दैट इज वो जो स्ट्रक्चर है उसका एक्टिविटी से क्या रिलेशनशिप है। लाइक कोई कोई स्ट्रक्चर में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ओके, सो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कोई कोई स्ट्रक्चर में भी यूज होता है, जैसे इट इज एसिड, एसिड है वो। तो अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट अगर हम देखें एंटी माइक्रोबियल ड्रग, तो वहां पे सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होता है डायरेक्टली, उनका चेन पेप्टाइड चेन पेप्टिडोग्लाइकन चेन वहां पे एसिड ड्रग क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, पूरा स्पॉइल कर देगा। सो इन दिस वे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप वर्क, स्ट्रक्चर जो है उसमें मॉलिक्यूल्स जो है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो फंक्शनल ग्रुप एक्टिविटी पे, दैट इज कौन सी भी एक्टिविटी, एंटी कैंसर एक्टिविटी, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, उसके साथ वो कैसे रिलेट होता है। and after that optimize lead that we have seen earlier. During optimizing lead, if we do it manually it will take much time. So if we do in combinatorial chemistry manually, हम जब करते हैं तो क्या होता है कि हम theoretically पहले पूरे formulas बनाते हैं, after that फिर हम practically करते हैं। लेकिन combinatorial chemistry में क्या होता है कि हम जो analogs वहाँ पे theoretically बना रहे हैं, तो combinatorial chemistry में हम directly इसमें आपके बीकर में या वेसल में हम उसको यूज करते हैं। So now let's see the advantages of combinatorial chemistry. अभी इतना सारा पढ़ के तो आप बता ही सकते हो कि advantages क्या है। It creates larger molecules at a very less time. ठीक है। देन उसके बाद क्या है कि कंपाउंड जो ट्रेडिशनल मेथड कन्वेंशनल मेथड से फॉर्म नहीं हो सकते वो हम कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री से इजीली फॉर्म कर सकते हैं। और जो कॉस्ट है लाइब्रेरी जनरेशन का वो थोड़ा ज्यादा है, पर एक एक कंपाउंड का अगर हम देखा जाए तो कॉस्ट बहुत कम लगता है। लाइक कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री में हम 1000 कंपाउंड एट वन टाइम फॉर्म कर रहे हैं तो कॉस्ट ज्यादा लगेगा, बट वही हम कन्वेंशनल में एक ड्रग एक टाइम पे फॉर्म कर रहे हैं, वहां पे भी हमको अप टू मिलियन कॉस्ट लगता है। यहाँ पे भी उतना ही लग रहा है, उससे ज्यादा लग रहा है, बट यहाँ पे है एट वन टाइम हम कितने मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, थाउजेंड्स मॉलिक्यूल, और वहां पे हम एट वन टाइम एक ही मॉलिक्यूल फॉर्म कर पा रहे हैं। तो ऐसे उसका दोनों डिफर करते हैं। देन मोर अपॉर्चुनिटीज टू जनरेट लीड कंपाउंड, एज अलग अलग एनालॉग्स यूज करके अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल फॉर्म किए तो वहां पे मोर अपॉर्चुनिटीज टू लीड जनरेट लीड कंपाउंड है ना। लाइक 1000 मॉलिक्यूल्स है, 1000 मॉलिक्यूल में एक ना एक तो लीड कंपाउंड मिलेगा ही। तो मोर अपॉर्चुनिटी एंड स्पीड्स अप ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डिस्कवरी फास्ट होता है। कैसे फास्ट होता है वो हमने पहले देखा, जो ड्रग फॉर्मेशन ड्रग डिजाइन की जो स्टेप्स है वहां पे ऑप्टिमाइजेशन के दौरान कैसे कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री उस प्रोसेस को फास्ट करता है वो भी हमने देख लिया। ओके, सो लेट्स सी द समरी। ओके, सो in the summary, combinatorial chemistry, it is the combinations here we are using for the production of compound in drug design. So large number of analogs we are making. Then libraries, there are two types of libraries, that is scaffold and backbone based libraries. In दोनों libraries में क्या है, we are using the core structure that is same
सिर्फ वहाँ पे क्या हो गए, एनालॉग्स और अल्किल कंपाउंड्स अलग-अलग हम अटैच करते हैं। देन कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री विद इन ड्रग डिज़ाइन, तो ड्यूरिंग ऑप्टिमाइजेशन कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री जो है ड्रग डिज़ाइनिंग को फास्ट करता है। एंड कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो फॉर जनरेशन ऑफ लीड कंपाउंड इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री से क्या होता है, वो भी ड्यूरिंग द लीड जनरेशन वहाँ पे क्या होता है, कंपाउंड का जनरेशन फास्ट होता है। ड्यूरिंग स्ट्रक्चर बिफोर स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, व्हाइल डिजाइनिंग अ ड्रग, व्हाइल गोइंग फॉर अ ड्रग, हमको क्या होता है वहाँ पे भी कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री हमारे लिए इजी कर देता है कि कौन सा ड्रग कौन सा कॉम्बिनेशन हमको इजी रहेगा। देन इफ वी कंपेयर इट विद द कन्वेंशनल मेथड, सो इट इज मोर लाइकली टू बी fruitful than the conventional method in every aspect। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री में लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स भी फॉर्म हो रहे हैं और वहाँ पे सक्सेसफुल भी है ये मेथड देन द कन्वेंशनल मेथड, जहाँ पे हम एक टाइम पे एक ही कंपाउंड फॉर्म कर पा रहे हैं और उसमें भी हम परफेक्टली नहीं बोल सकते कि वो कंपाउंड यूजफुल है या नहीं। देन वी हैव सीन द एडवांटेजेस, दैट इज इट इज मोस्ट advantageous in the case of drug design as we can form more amount of drug at one time। और उसमें क्या है कि यस बहुत ज्यादा खर्च होता है लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन भी बहुत ड्रग का होता है, तो वो नलीफाई हो जाता है when we compare with the conventional drug। So this is the concept of combinatorial chemistry। Now in the next video we will see the types of combinatorial chemistry, that is how we use the combinatorial chemistry for the drug design। Thank you so much for listening, and if you have any question then put your questions in comments. Thank you so much.